Assalamualaikum everybody. Here we are with the second chapter of the human physiology, breathing and exchange of gases. जैसे हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन किया था वैसे हम ये वाला चैप्टर भी करेंगे। वहाँ पे भी हमने आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करवाई थी और आपने देखा होगा कि 2020, 2019 एंड इवन 2020 में जो भी क्वेश्चंस उस चैप्टर से आए थे वो उन्हीं हाइलाइटेड पॉइंट्स में से थे। सिमिलरली हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी आपको हाईलाइट करवाएंगे और जहाँ जहाँ पे कोई मैकेनिज्म है उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर का, ये बिल्कुल आसान है। देखो, एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन। सो इसमें सबसे याद रखने वाली बात क्या है, दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स बट इनडायरेक्टली, ठीक है, टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ हार्मफुल, ऑब्वियसली वी नो इट, एंड इट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज़ होता है? ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शंस। देखो, जो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, 3 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एम्फीबॉलिक। जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन में मटेरियल्स का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी निकलती है, ठीक है। जो एनाबॉलिक होता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस में मटेरियल्स का बिल्डअप होता है और एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी लगती है उन रिएक्शंस में। और एम्फीबॉलिक रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पे एक स्टेप में एनाबॉलिज्म होगा, एक स्टेप में कैटाबॉलिज्म होगा। सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शंस। देखो, जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी। सो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शंस। नाउ It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and carbon dioxide produced by the cells have to be released out, obviously. So ये जो process है which exchanges oxygen from atmosphere with carbon dioxide produced by the cells, it is called breathing. So breathing का क्या काम है? ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लाना और देना बॉडी को, टिश्यू को, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना और फेंकना बाहर एटमॉस्फेयर में। सो इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं और ब्रीदिंग को कॉमनली हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मगर एक्चुअल डेफिनेशन क्या है रेस्पिरेशन की? रिलीज ऑफ एनर्जी, वो याद रखना है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एज ब्रीदिंग। नाउ प्लेस योर हेड ऑन द चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। आसान, हाउ डू वी ब्रीथ? देखो, अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है वो यहाँ से हमें पता चलेगा। एक तो हमको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ने हैं, ठीक है, और हमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ना है। सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। एक तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लुक, mechanism of breathing vary among different group of animals depending upon their habitat and level of organization. So जो living organisms होते हैं, animals होते हैं, उनमें जो है उनमें mechanism of breathing, how they exchange the gases with the atmosphere, that depends on the habitat and level of organization. Habitat आपको पता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम में आपको पता होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन दीज 2 फैक्टर्स। नाउ जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कौन से हो गए? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं कौन कौन से? स्पॉन्जेस, सीलंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। उनमें जो है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी। देखो, इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है एक निमोनिक से, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आपको पता है, डिफ्यूजन। सी क्या हो गए? सी हो गया सीलेंट्रेट, एस हो गया स्पॉन्जेस, एफ हो गया फ्लैटवर्म। सो इन 3 में ये क्वेश्चन आता है और आ सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसके आने के चांसेस हाईली होते हैं। और आप मतलब कोई रेफरेंस, कोई और बुक पढ़ोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो 340 जो 360 में से 340 है ना, वो मैं आपको 100% बोलूँगा कि वो एनसीईआरटी की एक लाइन से आएंगे और आपकी मेहनत से आएंगे। जब वो 360 स्कोर करना होता है, वो कभी मतलब लक फैक्टर की वजह से आपको कोई मतलब क्वेश्चन जिसमें एम्बिग्यूटी होती है वो आपका करेक्ट होता है। अदरवाइज एनसीईआरटी ही इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो CSF फॉर डिफ्यूजन, सीलेंट्रेट, स्पॉन्ज एंड फ्लैटवर्म्स, इनमें क्या होता है? डिफ्यूजन। अब अर्थवर्म आपने पढ़ा होगा एनालिडा में। अर्थवर्म में जो है, अर्थवर्म हैज़ अ मॉइस्ट क्यूटिकल,
मॉइस्ट क्यूटिकल। सो अर्थवर्म्स में जो मॉइस्ट क्यूटिकल होता है बाहर से, दैट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इंसेक्ट्स जो होते हैं आर्थ्रोपोडा, उसमें आपने ट्रैकियल ट्यूब्स पढ़े थे ना। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा CSF में सिर्फ डिफ्यूजन होता है, अर्थवर्म्स में दे यूज द मॉइस्ट क्यूटिकल, एंड इन इंसेक्ट्स दे हैव ट्रैकियल ट्यूब्स फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है। नाउ स्पेशल वास्कुलराइज्ड सैक्स कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। देखो इंसेक्ट्स में आपने क्या देखा, ट्रैकियल ट्यूब्स, बट जो आर्थ्रोपोड्स एक्वेटिक होंगे, जो पानी में रहते हैं, दे यूज़ गिल्स। आपको पता है, जो फिशेस होते हैं ना, फिशेस भी गिल्स यूज़ करते हैं, दे लिव इन द वाटर। सिमिलरली जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, दे आल्सो यूज़ गिल्स। और यूज़ ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, जब हम गिल्स को करते हैं ना यूज़ रेस्पिरेशन के लिए, उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये कौन करते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक। अब आर्थ्रोपोड्स के बाद आ गई बारी किनकी, मोलस्कस की। मोलस्कस हैव वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स, हमारी तरह, ठीक है। और जब लंग्स को यूज़ करते हैं वो हमको पता है, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये हमको पहले से ही पता था कि यूज़ ऑफ लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यूज़ ऑफ गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और गिल्स कौन यूज़ करते हैं, आपको पता है, फिशेस यूज़ गिल्स, ठीक है। एंड व्हाट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट्स में क्या, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स, है ना। CSF में डिफ्यूजन। सो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स 5-6 बनते हैं, इनको अच्छे से याद करना, इनको अच्छे से नज़र मारना NCERT से, ठीक है। नाउ एमंग वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें से फिशेस यूज़ करते हैं गिल्स, वाइल एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स दे रेस्पिरेट थ्रू लंग्स। सो जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में से फिशेस क्या यूज़ करते हैं, गिल्स, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स दे यूज़ लंग्स। एम्फीबियन जो होते हैं लाइक फ्रॉग, जो फ्रॉग है उनमें, उसमें आपने पढ़ा होगा वहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, दे आल्सो यूज़ देयर मॉइस्ट स्किन, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो फ्रॉग में दोनों टाइप के रेस्पिरेशन हो सकते हैं, एक तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी। सो ये पैराग्राफ जो है, इसमें आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, इसको अच्छे से करना, ठीक है। मे बी इसको आप एक टेबल जैसा बनाना, पहले लिखना इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में क्या, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, डिफ्यूजन, उसके बाद अर्थवर्म, क्यूटिकल, इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। वैसे आप मतलब किसी भी तरीके से ये आपको याद करना है, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आने से पहले वेट 1 मिनट, हम यहीं पे बना देते हैं वो टेबल जो मैं आपको बोल रहा था। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में पहले CSF, डिफ्यूजन। CSF आपको पता होना चाहिए, सीलेंट्रेट, स्पॉन्ज एंड फ्लैटवर्म्स, ठीक है। अर्थवर्म, क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, उसके बाद अर्थवर्म, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में क्या, ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स। उसके बाद एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, गिल्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, गिल्स, ठीक है। उसके बाद मोलस्कस में क्या, लंग्स, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स में क्या है, सिर्फ रखना है आपको याद, फिशेस, जहाँ पे गिल्स हैं, बाकी सब में ऑल अदर्स लंग्स प्लस फ्रॉग, क्यूटेनियस आल्सो। सो अगर आप टेक्निकली देखोगे इस पैराग्राफ में आपके नियर अबाउट 5 to 10 ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ठीक है। सो ऐसे कोई चार्ट वार्ट बना दो NCERT के इस वाले स्पेस में, जो यहाँ पे स्पेस है, सो इसको याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आने से पहले हम इस डायग्राम पे नज़र मारते हैं, जैसे हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में किया था।
हमने पहली वो डायग्राम की थी और उसके बाद हमें बहुत आसानी हो गई थी बाकी एनसीईआरटी को, बाकी थ्योरी को समझने में, ठीक है। सबसे पहले इसने यहाँ पे दिखाया है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस मैंने आपको वहाँ पे भी बोला था, एपिग्लोटिस इज द कवरिंग, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ठीक है। उसके बाद ये दिखा है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, ये हम अभी पढ़ेंगे थ्योरी में। इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, इसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स भी, साउंड बॉक्स। और एपिग्लोटिस भी कार्टिलेज होती हैं, और आपको पता है ये कौन सी कार्टिलेज थी, इलास्टिक कार्टिलेज। ये इलास्टिक कार्टिलेज क्यों स्पेसिफाई करना है ये भी थ्योरी में बताएंगे। उसके बाद दिखाया है ये ट्रैकिया, देखो ट्रैकिया है ना ये, और इस लेवल पे दिखाया है इसने ट्रैकिया बाइफरकेट होती हैं। ये जो ट्रैकिया बाइफरकेट होती हैं ये किस लेवल पे होती हैं वो ऑब्जेक्टिव आता है। इट बाइफरकेट्स एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra। सो पीछे से जहाँ पे 5th thoracic vertebra आएगा ना हमारा, उसी लेवल पे बाइफरकेट करता है इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। उसके बाद ये जो येलो में दिखाए गई हैं, येलो में इसकी एक आउटर लेयर है, देखो ये इनर लेयर है, ये दिस इज़ द प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये जो येलो स्पेस है इन बिटवीन द टू, दिस इज़ द प्लूरल स्पेस, और इसी में प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। अब ये जो बैग लाइक सैक लाइक है, इसको इसने बोला है दे आर एल्वियोलाई, ठीक है। और प्लूरल फ्लूइड देखो ये प्लूरल स्पेस में होता है। एंड दीज स्ट्रेट ट्यूब्स, दीज इनको इसने बोला है ब्रोंकियोल। और ये जो डोम शेप्ड नीचे से, दिस इज द डायफ्राम, ये हो गया लंग, दिस कट एंड ऑफ रिब्स, ये रिब्स हो गई, और ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस इनटू विच द दिस ट्रैकिया बाइफरकेट। सो ये लेबलिंग जो है ना इन डायग्राम्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप सिर्फ इन लेबलिंग्स को पहली बार में नज़र मारोगे ना और इस स्ट्रक्चर्स को याद रखने की कोशिश करोगे, आपकी सारी थ्योरी जो है वो याद हो जाएगी, और आपको कभी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने अब आज पढ़ा और 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपको भूल गया। डायग्राम स्टडी जो होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो जब आप फर्स्ट ईयर MBBS में आओगे, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे किसी भी सिस्टम का, तब तक आप कुछ भी याद नहीं रख सकते, क्योंकि इतना सिलेबस होता है, रट्टा मारने का मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं होता जब तक आप डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्ट्रक्चर्स को याद नहीं रखोगे। सो अब आपने देख लिया इस डायग्राम को, देखो ये हार्ट है, हार्ट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स इन द मीडियस्टिनम, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी पे आते हैं। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, we have a pair of nostrils, so it starts from the nostrils which open out above the upper lips, ठीक है। it leads to nasal chamber, so external nostrils के बाद क्या आता है, nasal chamber through the nasal passage, ठीक है। the nasal chamber open into pharynx, so तीसरा पार्ट क्या आ गया, pharynx, पहला external nostrils, उसके बाद nasal chamber, उसके बाद pharynx। pharynx जो होता है, it is a portion which is common for passage of food and air। ये आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी मैंने आपको पढ़ाया था। It is the common passage for food and air, and for food it opens into the esophagus, for air it opens into the trachea, वो हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। The pharynx opens through the larynx region into the trachea, so trachea में ओपन करने के लिए इसको larynx से पास होना पड़ता है। सो क्या क्या आ गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रैकिया। सो लेरिंग्स क्या है, इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, अभी हमने यहाँ पे बोला था कार्टिलेजिनस बॉक्स है, विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन, देयरफॉर कॉल्ड अ साउंड बॉक्स, बोला था अभी, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड, ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है, कैन बी कवर्ड बाई थिन इलास्टिक कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। देखो यार, थिन इलास्टिक कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस में मैंने आपको बोला था यहाँ पे थिन इलास्टिक, ये ज़रूरत क्या थी यहाँ पे इलास्टिक मेंशन करने की, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर MBBS में पढ़ोगे लेरिंग्स, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप पढ़ोगे जो लेरिंग्स में जितनी भी ये कार्टिलेजेस होती हैं, दे आर हाइलन कार्टिलेजेस, जो लेरिंग्स की कार्टिलेज होती हैं दे आर हाइलन, ठीक है। बट दिस एपिग्लॉटिस, एक्सेप्ट फॉर दिस एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस होती हैं क्या, इलास्टिक। सो इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट, यहाँ से आपको अगर याद रहेगा दैट इट इज़ इलास्टिक कार्टिलेज, सो आगे जाके आपको आसानी होगी। और नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है दैट एपिग्लॉटिस इज विच कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। सो आपको पता होना चाहिए इट इज़ इलास्टिक कार्टिलेज, ई फॉर एपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक, ठीक है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स, पता है आपको। नाउ ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, सो मिड थोरेसिक कैविटी तक ये एक्सटेंड करता है, मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी, रुको, मिड थोरेसिक कैविटी, और
ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्वियसली, एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और ये रहा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये भी मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था। वन सेक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ईच ब्रोंकाई, जो ये ब्रोंकाई हैं ईच ब्रोंकाई दे अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स। प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी से बनता है टेरिशरी ब्रोंकाई, और टेरिशरी ब्रोंकाई से फिर निकलते हैं ब्रोंकियोलस। ठीक है, वहाँ पे भी बनेंगे प्राइमरी ब्रोंकियोलस, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस, टर्मिनल ब्रोंकियोलस, और टर्मिनल ब्रोंकियोलस के बाद स्टार्ट होते हैं एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। ठीक है, एंड दे एंड दिस ब्रोंकियोलस एंड इनटू अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोलस। ठीक है, सो प्राइमरी ब्रोंकाई आ गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टेरिशरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोलस स्टार्ट हो गए, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस, और एंड में आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोलस। टर्मिनल ब्रोंकियोलस के बाद एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई आते हैं। ठीक है, द ट्रैकिया, प्राइमरी, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings। देखिए भाई, सो कार्टिलेजनस रिंग्स जो होती हैं सबसे पहले दे आर इनकम्प्लीट, और कौन किस किस पार्ट को कवर करती है? एक तो ट्रैकिया तो एविडेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी ब्रोंकाई। सो जो भी ब्रोंकाई हैं चाहे प्राइमरी, टेरिशरी और सेकेंडरी हो उनको, एंड इनिशियल ब्रोंकियोलस। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो याद रखने के लिए, 1 मिनट, यहाँ पे याद रखने के लिए आप लिख भी सकते हो दैट ट्रैकिया प्लस ब्रोंकाई ऑल प्लस इनिशियल ब्रोंकियोलस। इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स। सो अगर आपको पूछेंगे कि टर्मिनल ब्रोंकियोलस में कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं क्या? नो, सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोलस में होती हैं। ठीक है, नाउ ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है इट गिव्स राइज टू वेरी थिन इरेगुलरली वॉल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। देखो यहाँ से हमको एल्वियोलाई की डेफिनेशन जो है वो मिल गई। देखो क्या है एल्वियोलाई की डेफिनेशन। सबसे पहली बात, वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। वास्कुलराइज्ड हो गया, ब्लड सप्लाई इसको होती है अच्छी खासी। जब ब्लड सप्लाई होगी तभी तो ये एक्सचेंज कर सकता है गैसेस को। ठीक है, सो और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो वास्कुलराइज्ड होता है, बैग लाइक होता है, और इसका वाल जो है एक तो थिन होता है। थिन किस लिए होता है? सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से हो सके, एंड दे आर इरेगुलरली वाल्ड, इरेगुलर वाल्ड। ठीक है, इरेगुलर वाल क्यों होता है? सरफेस एरिया ज़्यादा बनता है। सो ईच टर्मिनल ब्रोंकियल गिव्स राइज टू वेरी थिन इरेगुलरली वॉल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। नाउ द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलाई एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। ऑब्वियसली देखो ये जो लंग है ना, लंग में है क्या एक्चुअल में? अगर आप देखोगे अंदर से, व्हाट इज देयर इन दिस लंग, क्या है? देखो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टेरिशरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई। सो यही तो इस लंग को कंप्राइज करता है। ठीक है, सो द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ये भी आपको अगर ऑब्जेक्टिव आ गया दैट द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ प्राइमरी ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस एंड एल्वियोलाई इज कॉल्ड। मतलब आप वहाँ पे मतलब कंफ्यूज हो सकते हो क्या कोई टर्म होगी या कुछ, सिंपली बोलना है लंग्स, यही तो लंग होता है। ठीक है, वी हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लेura। डबल लेयर्ड प्लेura अभी हमने देखा, कवरिंग ऑफ द लंग्स विच विथ प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन देम। यहाँ पे डायग्राम में ये भी दिया हुआ है, अभी बोला था। नाउ इसका काम क्या होता है? इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। 1 सेकेंड, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, reduces the friction on the lung surface। ठीक है, सो दैट मूवमेंट्स आराम से हो सके। द आउटर प्लेura, देखो प्लेura की 2 लेयर्स हमने देख ली ना। जो आउटर प्लेura होता है दैट इज अ पैराइटल प्लेura एंड इनर दैट इज कॉल्ड विसरल प्लेura। अब इसके अटैचमेंट्स देखते हैं। देखो ये है आउटर लेयर, ये है इनर लेयर। आउटर क्या है? आउटर इज पैराइटल, इनर क्या है? इनर विसरल।
ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ से अटैच होता है। जो पैराइटल लेयर होता है ये थोरेसिक कैविटी के वॉल्स के साथ कनेक्टेड होता है, और जो ये विसरल होता है ये होता है अटैच टू द सरफेस ऑफ लंग्स। यही आप पढ़ोगे आने वाले 2-3 लाइन्स में। देखो, द आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कंटैक्ट विद द थोरेसिक lining while as the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। ठीक है, समझ आया। now the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, while as the alveoli and the ductus form the respiratory or exchange part of the respiratory system। देखो यार क्या हमने बोला था, स्टार्ट कहाँ से होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, उसके बाद क्या नेजल चैम्बर, उसके बाद क्या फेरिंग्स, उसके बाद क्या लेरिंग्स, उसके बाद क्या ट्रैकिया, उसके बाद क्या प्राइमरी ब्रोंकस, है ना, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टेरिशरी ब्रोंकस, और उसके बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस रेस्पिरेटरी इनिशियल, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद एल्वियोलर डक्टस, और उसके बाद एल्वियोलाई। ठीक है, ये है ना हमारा फ्लो, कहाँ से एयर कहाँ से एंटर होता है और एल्वियोलाई तक कहाँ तक जाता है। नाउ द पार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू दिस टर्मिनल ब्रोंकियोल, मतलब ये वाला पार्ट, देखो दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन। ठीक है, और जो एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोला है दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज जोन, रेस्पिरेटरी जोन। देखो काम देखो क्यों हमने इसको डिवाइड किया। जो एक कंडक्टिंग जोन होता है अप फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोलस, इसका काम होता है एक तो एयर को लाना, ट्रांसपोर्ट, दूसरा प्यूरिफाई करना इसको, क्योंकि अगर कोई एंटीजन, अगर कोई डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप करता है बीच में, और तीसरा जो है टेम्परेचर इसका लाना, टेम्परेचर ब्रिंगिंग अप टू बॉडी लेवल। इसका मतलब क्या है, जो हमने एयर इनहेल किया उसका कोई डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है बॉडी से, सो उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के प्रपोर्शनेट लाना, सो दैट देयर इज़ नो थर्मल इम्बैलेंस इन द बॉडी। ये इसका काम होता है कंडक्टिंग जोन का। और एक्सचेंज जोन का एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोला का इसका होता है सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द ब्लड। ठीक है, देखो the conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also brings the body temperature, brings the air to body temperature। ठीक है, exchange part is the site of actual diffusion। so actual diffusion कहाँ पे होता है, exchange part पे, between blood and atmospheric air। ठीक है, so ये था हमारा जो हमने इसको क्या बोलते हैं डिवाइड किया। अब आते हैं हम लंग्स पे, इनकी पोजीशन पे, और मतलब how they are arranged, how they are present in the thoracic cavity। the lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber। so thoracic chamber क्या है, it is an it's an anatomically an airtight chamber। airtight chamber का मतलब हो गया कि there is no passage for the entry of air in it, only route through which the air can enter is the respiratory route, through the trachea air can enter into the lungs, otherwise it is an airtight chamber। now ये जो thoracic chamber है it is formed dorsally by the vertebral column, obviously पीछे से vertebral column होगा, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side by a dome shaped diaphragm। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं, ये है लोअर साइड पे डायफ्राम इसका डोम शेप्ड। ठीक है, ये है लेटरली बाय द रिब्स, और फ्रंट से स्टर्नम होगा, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम होगा। देखो कैसे, 1 सेक, ये आपको समझ में आ गया। इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखो ये फॉर एग्जांपल आपका लेफ़्ट लंग है और ये आपका राइट लंग है फॉर एग्जांपल। यहाँ से आगे से हो गया आपकी स्टर्नम,
पीछे से होगा आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और यहाँ से होगी लेटरली आपकी रिब्स। ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, ये क्या स्टर्नम, ये हैं रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, और सॉरी वर्टिब्रल कॉलम, ये हो गई रिब्स, ठीक है। नाउ नीचे से तो आपने देख लिया कैसे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। नाउ इससे आप रिलेट कर लो, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक, लेटरली रिब्स हैं, वेंट्रली स्टर्नम है, वेंट्रली हो गया ना आगे से, एंड द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। The anatomic setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs of pulmonary cavity। देखो ये जो अरेंजमेंट होता है ना लंग्स का, इट इज़ प्रेजेंट इन सच ए वे इन द थोरैक्स, ये जो एयर टाइट चैम्बर होता है कि अगर हमने थोरैक्सिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज किया, अगर हमने थोड़ा सा भी चेंज किया वॉल्यूम में थोरैक्सिक कैविटी का, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी हो गई लंग्स, सो एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। सो यही ये बोलता है। सो ये अरेंजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन, वहाँ पे हमको पता चलेगा कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वही इसने बोला है, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। नाउ जो रेस्पिरेशन की स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हो गया ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट इसका। उसके बाद हो गया डिफ्यूजन। देखो अब हमने एयर को इनहेल किया, अब इसको एट द लेवल ऑफ एल्वियोलर डिफ्यूजन भी होना चाहिए इनटू द ब्लड। उसके बाद होता है इसका ट्रांसपोर्ट। सो पहले रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, 1 सेकेंड, पहले क्या होती हैं, 5 स्टेप होते हैं, ये भी याद, मतलब क्वेश्चन आ सकता है द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ब्रीदिंग, उसके बाद डिफ्यूजन एट एल्वियोलाई, उसके बाद ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड हो गया तीसरा। 4th डिफ्यूजन एट टिश्यू लेवल, और 5th सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज यूटिलाइजेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे इसको सीधे, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये 5 स्टेप है ना, इनमें से जो फर्स्ट 4 हैं वो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और जो लास्ट वाला है 5th स्टेप, दैट इज डिस्कस्ड इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन वाली चैप्टर जो उसका है उसमें वो डिस्कस किया गया है। सो हमको पहले 4 को डिस्कस करना है, ठीक है। देखो ब्रीदिंग ऑफ और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय द व्हाट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक एयर। सो ब्रीदिंग को और एक नाम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, और 5th होता है यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब ये यूटिलाइजेशन कैटाबॉलिक रिएक्शन जो मैंने आपको बोला रेस्पिरेशन, दैट इज डिस्कस्ड इन द प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन। सो हमें इस चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो है हमें सिर्फ पहले 4 स्टेप्स जो है वो डिस्कस करने होते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले जो ब्रीदिंग होती है इसमें 2 स्टेज होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या हो गया, इंस्पायरेशन हो गया एटमॉस्फेरिक एयर को इंस्पायर करना इनटू द लंग्स, दैट इज ड्राइंग एटमॉस्फेरिक एयर इन। एंड एक्सपायरेशन क्या होता है, जो एल्वियोलाई में जो हमारे लंग्स में एयर है उसको रिलीज आउट करना। सबसे पहला चीज़ जो है वो आप याद रखना, ड्यूरिंग नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो इंस्पायरेशन होती हैं दैट इज़ एक्टिव प्रोसेस, और जो एक्सपायरेशन होती हैं दैट इज़ पैसिव प्रोसेस। दैट इज़ जो इंस्पायरेशन होगी, इंस्पायरेशन में ATP लगता है हमको, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, नो ATP। इंस्पायरेशन में ATP और एक्सपायरेशन में नो ATP। अब एक्सपायरेशन कैसी होती है, इंस्पायरेशन कैसी होती है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले होता क्या है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ये 2 चैम्बर्स हैं, मैकेनिज्म को समझने के लिए ये आप याद रखना, ये 2 चैम्बर्स हैं, दिस इज चैम्बर A, दिस इज चैम्बर B।
दे आर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है पी ए और पी बी ये कनेक्टेड है लेकिन दे आर इक्वल, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ पी ए बिकम्स ग्रेटर देन पी बी, मतलब पी बी का ये प्रेशर जो है वो कम हो गया, तब क्या होगा, तब जो एयर फ्रॉम ए है, ए से बी की तरफ एयर की मूवमेंट होगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, दैट इज एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट जब होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नाउ अब हम इसको रिलेट करेंगे बॉडी के साथ, ठीक है। देखो बॉडी में ऐसे ही दो चैम्बर बनाने हैं, दे आर कनेक्टेड, बट इस टाइम ये एटमॉस्फेयर है बाहर और ये लंग्स हैं, और बीच में क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सही। सो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है दैट इज ड्यूरिंग रेस्ट एटमॉस्फेयर का प्रेशर लंग्स के प्रेशर के बराबर होगा, सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एयर। नाउ व्हाट हैपन्स, देखो जो हमारी देखो अब हम सीधे थ्योरी पे आते हैं, बट ये ध्यान में रखना है डायग्राम, इसी पे हम मैकेनिज्म सिखाएंगे आपको। द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। सो प्रेशर ग्रेडियंट बनाना होता है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इंस्पिरेशन ऑकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देखो प्रेशर विद इन द लंग्स, यहाँ पे एक और टर्म आ गई, प्रेशर विद इन द लंग्स दैट इज कॉल्ड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विद इन द पल्मोन्स, ठीक है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज जब लंग्स का प्रेशर कम हो गया, देखो प्रेशर ऑफ लंग्स लेस देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से एयर आएगा अप टू द लंग्स, दैट इज इंस्पिरेशन। और अगर प्रेशर ऑफ लंग्स ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एल्वियोलाई, देयरफॉर लंग्स से प्रेशर की तरफ एयर जाएगा, एक्सपिरेशन, ठीक है। दैट इज देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव प्रेशर का मतलब हो गया अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 0 है, देयरफॉर द प्रेशर विद इन द लंग्स इज नेगेटिव। Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. अभी हमने इस डायग्राम में देखा। Now the diaphragm and specialized muscles, set of muscles, external and internal intercostal muscle of ribs help in generation of such gradients. So ये जो ग्रेडियंट्स हमने अब बना लिए ना, ये कैसे हम how we change the pressure, ये अब हमको देखना है, ठीक है। रुको, देखो इसने बोला है थ्री मसल्स, कौन से, एक तो इसने बोला है डायफ्राम, दूसरा इसने बोला है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तीसरा इसने बोला है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सो यही 3 मसल जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ दिस ग्रेडियंट। हाउ, लेट अस सी, देखो लेट अस सी दिस। ये हो गया इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है, देखो ये डायफ्राम है और ये हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दे कंट्रैक्ट। देखो जब डायफ्राम ने कंट्रैक्ट किया, डायफ्राम कैसे था पहले, डोम शेप्ड, जब कंट्रैक्ट करता है कोई मसल उसकी लेंथ क्या होती है, कम, सो इट विल बिकम फ्लैट। सो जब ये फ्लैट हो गया ना, दैट इज दिस डायफ्राम मूव्स बिलो। ये डायफ्राम क्या करता है, इट मूव्स डाउनवर्ड्स। जब ये डाउनवर्ड मूव किया तो ऑब्वियसली जो लंग्स का वॉल्यूम है, जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। नाउ जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, दे लिफ्ट द स्टर्नम, लिफ्ट अप द स्टर्नम। जब उन्होंने लिफ्ट अप किया स्टर्नम को, डायग्राम कहाँ गई, लिफ्ट अप द स्टर्नम, स्टर्नम आगे की तरफ जाती हैं, एंड दे आल्सो ड्रा रिब्स आउट। सो रिब्स भी बाहर की तरफ, स्टर्नम भी बाहर की तरफ। सो ऑब्वियसली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी वॉल्यूम इंक्रीज करती हैं। सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में आप क्या याद रखोगे, इंस्पिरेशन में डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल,
डायफ्राम क्या करता है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ड्यू टू डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डायफ्राम, और इसको क्या बोलते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करता है वॉल्यूम। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इट लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड ड्रॉज द स्टर्नम एंटीरियरली, इट इंक्रीज द वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। देखो यही अब आपको यहाँ पे पढ़ना है। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis, that is AP axis. AP axis में diaphragm, ठीक है। The contraction of external intercostal muscle lifts up the ribs and sternum, causing an increase in volume in the thoracic chamber in dorsoventral axis, ठीक है। So AP axis डायफ्राम, डीवी एक्सिस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखो अब इसकी वजह से क्या हो गया, देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसकी वजह से ये जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया ऑब्वियसली, बट यहाँ पे ये आपको याद है ये लाइन, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। दैट इज जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होएगा, ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम जब इंक्रीज हो गया, देयरफॉर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, बॉयल्स लॉ। देयरफॉर अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अगर वॉल्यूम इंक्रीज, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है। सिमिलरली इंस्पिरेशन के टाइम अब क्या हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की वजह से वॉल्यूम इंक्रीजेस, देयरफॉर प्रेशर डिक्रीजेस। जब प्रेशर डिक्रीज हो गया, एटमॉस्फेयर से एयर आ गया अंदर। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन तो अब आपको समझ में आ गई। सिंपल ये याद रखना है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कंट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट की, डायफ्राम ने एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज किया वॉल्यूम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज किया वॉल्यूम, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्रेशर जब डिक्रीज हुआ, एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ एयर आया, ये हो गई इंस्पिरेशन। देखो ये क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखना, दैट डायफ्राम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पे दिया हुआ है ना। नाउ लेट अस मूव टू द एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन तो हो गई, अब हम एक्सपिरेशन पे आते हैं। देखो एक्सपिरेशन में होता क्या है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन मैंने आपको पहले ही बोला था। देखो अब इंस्पिरेशन में क्या हुआ, इंस्पिरेशन में मसल्स ने कंट्रैक्ट किया, जब कंट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली एटीपी लगेगा, सो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। अब नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली जब एक्सपिरेशन करनी होगी, मैंने आपको बोला पहले ही एक्सपिरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस, सो वहाँ पे मसल्स रिलैक्स करेंगे। देखो जब यही डायफ्राम रिलैक्स करेगा, जब यही डायफ्राम रिलैक्स करेगा, इसकी वजह से फिर से डायफ्राम ऊपर की तरफ चलेगा, एंड जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगे, ऑब्वियसली रिब्स और स्टर्नम जो हैं वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। देयरफॉर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर ऑफ लंग्स बिकम्स ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, एक्सपिरेशन ऑकर्स। सो ये होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इंस्पिरेशन इज एक्टिव एंड एक्सपिरेशन इज पैसिव। देखो अब द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैक्स वॉल्यूम कॉजेज इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, ऑब्वियसली बोला था, एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पिरेशन। नाउ रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम, एंड देयरफॉर, है ना। अब ये आसान है, जब आपने एक बार मैकेनिज्म समझ लिया ना, ये थ्योरी पढ़ना बहुत आसान होता है। और ये डायग्राम दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ वहाँ पे आपको लेबल भी आ सकता है कि ये डायग्राम दी हुई है, फिर लेबलिंग करनी होगी, वो क्या है, ये क्या है, ठीक है। एंड रिड्यूस थोरैसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, इसकी वजह से क्या होगा, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, है ना।
टू स्लाइटली अबव काजिंग एन एक्सपल्शन ऑफ एयर, दैट इज एक्सपिरेशन। ये मैंने आपको पहले ही बोला, मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन। नाउ वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स ऑफ एब्डोमेन। देखो आप अभी तक बोल रहे होंगे कि पहले तो मेंशन किया था डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसमें तो हमको सिर्फ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज़ आई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का तो यूज़ ही नहीं आया। उसका यूज़ होता है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होगी, नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव होती है, बट फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो होगी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हमको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यूज़ होती है एंड दैट इज़ एक्टिव। जब मसल यूज़ हो गई ना, मसल का कंट्रैक्शन यूज़ हो गया ना, उसमें एटीपी लगता है, दैट इज़ एक्टिव। सो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इज यूज्ड फॉर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है। नाउ वी हैव आल्सो द एबिलिटी टू इंक्रीज द इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन, ठीक है, थ्रू वेरियस मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। यहाँ पे इसने दिखाया विद द हेल्प ऑफ एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स। अब एवरेज में क्या होता है, ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स ए मिनट। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नॉर्मली कितने ब्रेथ्स हम ले सकते हैं 1 मिनट में, दैट इज़ 12 to 16। द वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन के साथ भी रिलेट कर सकते हो, दैट इज़ आल्सो द इन द सेम रेंज। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्वड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग स्पायरोमीटर। सो ये जो वॉल्यूम्स होते हैं, डिफरेंट वॉल्यूम जो हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, लंग्स में रहता है, दे आर एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। ये ऑब्जेक्टिव आया था एक बार, द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, दैट इज स्पायरोमीटर, विच इज़ ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे आपको याद रखना है नाम, बट इन द फर्स्ट ईयर MBBS जब आप आओगे फिजियोलॉजी में, ह्यूमन प्रैक्टिकल्स में हमको ये कराया जाता है, बिल्कुल सारे वॉल्यूम्स कैपेसिटीज़ हमको मेजर कराई जाती हैं। सो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है दैट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज दे आर मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। अब हम देखेंगे वेरियस रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है। उनकी थ्योरी पढ़ने से पहले, जैसे हमने बाकी जगह किया, हम थोड़ा उनका ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है। देखो फर्स्ट, पहली चीज़, अगर हम देखो हम रेस्ट में हैं, हमने इनहेल किया, हमने एक्सहेल किया, सो ये जो हमने एट रेस्ट नॉर्मल इनहेल वॉल्यूम किया, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग वन नॉर्मल ब्रीथ, और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। ठीक है। दूसरा, अब अगर हमने देखो हमने इनहेल किया नॉर्मल, अब हमने इसके ऊपर से फोर्सफुल इनहेल किया, सो द एडिशनल एयर or tidal volume which we can inspire by forceful inspiration, that is called inspiratory reserve volume। सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गया, जो वॉल्यूम हम एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं। एक तो हम टाइडल वॉल्यूम इनहेल करेंगे ओब्वियसली नॉर्मली, उसके ऊपर जितना हम ड्यू टू फोर्सफुल इंस्पिरेशन वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसका जो वैल्यू होता है दैट इज़ फ्रॉम 2.5 to 3 लीटर। ठीक है। तीसरा वॉल्यूम होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Expiratory reserve volume is also like inspiratory reserve volume, that is the volume of air which can be expired in addition to the tidal volume। tidal volume तो हम normally expire करेंगे, लेकिन the volume additional to it which we can expire by forceful expiration, that is called expiratory reserve volume, और इसका वैल्यू जो होता है that is about 1 to 1.1 लीटर। ठीक है। सो 3 वॉल्यूम्स हमने पढ़ी, इंस्पिरेटरी रिजर्व, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद एक और वॉल्यूम आता है दैट इज आल्सो कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, देखो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब होता है कि जब हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, मतलब जब हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन की, एक तो हमने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला और हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाला, जो उसके बाद जो लंग्स में एयर बचेगा दैट इज़ कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, और उसका वैल्यू होता है अबाउट 1.2 लीटर। सो ये थे हमारे पास 4 वॉल्यूम्स। वॉल्यूम सिर्फ इतने हैं। इसके बाद आएंगी कैपेसिटीज़। कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है, वॉल्यूम इज़ ए सिंगल वैल्यू, बट कैपेसिटीज़ एडिशन ऑफ 2 or more वॉल्यूम्स, दैट इज़ व्हेन वी ऐड
many volumes we get capacity. So tidal volume आपको समझ में आ गया, inspiratory reservoir volume आपको समझ में आ गया, expiratory reservoir volume आपको समझ में आ गया, residual volume आपको समझ में आ गया. एक तो समझ में आना चाहिए, दूसरा चीज़ हमको ये वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए. ये 500 ml होता है, 2.5 to 3 लीटर, 1.1 to 1.1 लीटर एंड 1.2 लीटर. ठीक है. अब देखो टाइडल वॉल्यूम में आप टाइडल वॉल्यूम से आप ये भी एस्टिमेट कर सकते हो कि 1 मिनट में इंसान कितना एयर मतलब वेंटिलेट करता है, और कैसे टाइडल वॉल्यूम इनटू रेट, दैट इज़ नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, 12 to 16 जो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. सो ये 4 वॉल्यूम्स आपने देख लिए. इसके बाद हम आते हैं कैपेसिटीज़ पे. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इनहेल बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन. वो कितना होगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? एक तो टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मली करते हैं प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सिमिलरली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मैक्सिमम ऑफ एयर वी कैन एक्सपायर. उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC. देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. बट फोर्सफुल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर व्हाट? नॉर्मल एक्सपायरेशन. सो इसका वैल्यू क्या होगा? एक तो ऑब्वियसली जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद रहता है वो इसमें भी रहेगा लंग्स में, प्लस एडिशनली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहेगा. क्यों? क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब हमने एक्सपायर किया उसके बाद जो रहा वो था रेजिडुअल वॉल्यूम. सो नॉर्मली क्या रहेगा? रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है. और वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है. वाइटल कैपेसिटी होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन और एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन. दैट इज, देखो मैक्सिमम एयर हम कितना एक्सचेंज कर सकते हैं. देखो मैंने पहले फोर्सफुल एक्सपिरेशन की, उसके बाद मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूंगा. जो मैं उसके बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूंगा वो क्या क्या होगा? एक तो टाइडल वॉल्यूम होगा जो कि हर बार होता है, दूसरा फोर्सफुल इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, और तीसरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा क्योंकि वो मैंने लूज किया था ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ठीक है. और टोटल लंग कैपेसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन. सो वो होगा वाइटल कैपेसिटी प्लस व्हाट? रेजिडुअल वॉल्यूम. सो ये आपको याद रखना है. इसके बाद जो भी थ्योरी है ना वो आप आराम से खुद से पढ़ सकते हो, और इनके वैल्यूज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो आपको सिर्फ अगर आपने पहले 4 मतलब अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए और उनके वैल्यूज़ याद रख लिए, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व, एक्सपिरेटरी रिजर्व, रेजिडुअल वॉल्यूम, और कैपेसिटी और वॉल्यूम में आपको फ़र्क मतलब याद रह गई. उसके बाद आप आराम से ये सारे रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को आराम से, और इसमें से ना हर साल आप देखो अप्रॉक्सीमेटली हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है. ठीक है. अब इसकी थ्योरी पे आते हैं. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml. हेल्दी मैन. ठीक है, ये हमने पढ़ा. इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, और कितना वैल्यू होता है ये भी अभी हमने समझा पढ़ा. अब तो आपको थ्योरी आराम से खुद ही समझ में आ जाएगी. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन. एडिशनल, देखो यहाँ पे भी एडिशनल है, वहाँ पे भी एडिशनल है लिखा है. एडिशनल मतलब एक तो टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम के ऊपर से जो हम एक्स्ट्रा ला सकते हैं. दिस एवरेज क्या होता है? 1000 to 1100 ml. रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और इसका 1100 to 1200. फिर देखो बोला है बाय एडिंग फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वी कैन गेट पल्मोनरी कैपेसिटीज. ठीक है. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये बिल्कुल आसान होगी ये थ्योरी इसके बाद आपके लिए. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन है ना, वो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है which can be expired after normal. ठीक है. टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैंने आपको बोला वही है बिल्कुल. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, और इसका वैल्यू अभी हमने डिस्कस किया क्यों ये वैल्यू होता है इसका. ठीक है.
Vital capacity, maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. This includes expiratory reserve volume, tidal volume, inspiratory reserve volume और maximum volume of air a person can breathe out after forced inspiration. So ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल आपको बकवास लगेगी, एक बार आपने ये सब चीज़ें समझ ली तो बस ये थ्योरी आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड टोटल लंग कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। फोर्स्ड इंस्पिरेशन, इसके बाद जितना एयर होगा लंग्स में, दैट इज कॉल्ड एज द टोटल लंग कैपेसिटी। अब हम आते हैं असली टॉपिक पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ गैस से पहले हम आते हैं डायरेक्ट इस डायग्राम पे, जहाँ पे हम देखेंगे एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है, जहाँ से एक्सचेंज होना है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। देखो ये रहा एल्वियोलाई, ये रही हमारी ब्लड कैपिलरी जिस पे ब्लड है। सो एयर जो है, एयर की मूवमेंट होनी है कहाँ से, ब्लड से एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई से ब्लड। सो ये जो एयर है इसको पास करना है इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को, और इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को अगर आप यहाँ से निकाल के देखोगे यू विल सी इट इज़ थ्री लेयर्ड। एक तो अंदर की तरफ है एल्वियोलाई का इप्थीलियम, एल्वियोलाई के साइड से, यहाँ की साइड से है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और बीच में है इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो अब जो इस एल्वियोलाई का एपिथेलियम है दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम। ऑब्वियसली स्क्वामस क्यों होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए स्क्वामस फेवरेबल होता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स जो चैप्टर है वहाँ पे एपिथेलियम में दिया गया है दैट एल्वियोलाई के लेवल पे स्क्वामस एपिथेलियम होता है। सिमिलरली जो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है ये भी होती है सिंगल सेल एंड ये भी स्क्वामस होती हैं, स्क्वामस, क्योंकि एक्सचेंज वहाँ पे भी ज़रूरत होता है और इनके बीच में होता है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो ये एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, ये बनाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इसकी थिकनेस जो है, ऑल्दो इट इज़ 3 लेयर्ड, इट इज़ लेस देन 1 मिलीमीटर। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी पे। देखो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑब्वियसली एल्वियोलाई पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। देखो जब एल्वियोलाई की लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स टू द एल्वियोलाई, ऑक्सीजन मूव्स टू द ब्लड। जो भी ब्लड है, ब्लड लेगा ऑक्सीजन को कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे भी डिफ्यूजन होना है, ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चला जाएगा और ब्लड फिर से उसको लाएगा एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। सो दिस साइकिल ये चलता रहता है। नो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइटस मतलब at the level of tissue, at the level of alveoli by simple diffusion की वजह से, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। देखो ये जो डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन के लिए एक लॉ रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड फिक्स लॉ। नाम आपको याद नहीं रखना क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट ये जो फिक्स लॉ क्या बोलता है वो कंसेप्ट ज़रूरी है। ये बोलता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटा देते हैं, वी राइट R इज इक्वल टू K डेल्टा P A डिवाइडेड बाई T। ये K होता है ना कांस्टेंट, ये डिटरमाइन करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ये हो गया थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, A हो गया एरिया और डेल्टा P हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। सो ये डिफ्यूजन जो है इट मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज K, थिकनेस T, ठीक है, इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन। आल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी इफेक्ट कर सकते हैं इस रेट ऑफ डिफ्यूजन को, ठीक है। नाउ ये आपको याद रखना है डिफ्यूजन के लिए कौन कौन डिटरमाइन करता है, कौन कौन, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट, थिकनेस, सॉल्युबिलिटी, ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एज PO2 फॉर ऑक्सीजन, PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर हमारे पास एक चैम्बर है, हमारे पास देखो एक चैम्बर है, वी हैव गैस A B C D। अब इनके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, A यहाँ होगा A, सिमिलरली B, C, T, है ना। सो हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स ऑफ गैसेस, 4 गैसेस मिक्सचर, ठीक है। नाउ
अगर इस पूरे मिक्सचर का प्रेशर है फॉर एग्जांपल 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ ए, फॉर एग्जांपल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में प्रेशर ऑफ ए इज रिटन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू 10। अब पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन कैसे करते हैं, पी ए इज इक्वल टू 10। नाउ पी ए कितना होगा, देखो जितना गैस ए ज़्यादा होगा उतना इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। दैट इज़ पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सो जितना ज़्यादा प्रेशर उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स और उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल है और ऑक्सीजन सिर्फ 1 मोल है, सो प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, प्रेशर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स उसके ज़्यादा है। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास रेस्पिरेशन में मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है दैट इज़ मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है इनका पार्शियल प्रेशर जो है, जिस पार्शियल प्रेशर ही डिटरमाइन करता है ना कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ से मूवमेंट होगी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैसेस इज गिवन इन ऑफ दिस 2 गैसेस इन एटमॉस्फेयर एंड देयर 2 साइड्स आर गिवन इन टेबल 1.7। ये जो टेबल 1.7 है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड इन द फिगर 17.3 द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम alveoli to blood and blood to tissue. Similarly, a gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli. देखो क्या बोल रहे हैं, ये लाइन्स जो हैं उड़ जाती है दिमाग से, लेकिन देखो इनको कैसे समझेंगे हम। सबसे पहले आप देखो रेस्पिरेटरी गैस, एटमॉस्फेरिक, एल्वियोलर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू। देखो ये जो एटमॉस्फेरिक होता है ना, एटमॉस्फेरिक हार्डली कोई पूछता है, ये तो पूछते ही नहीं है। हमको एल्वियोलाई, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड टिश्यू का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और टिश्यू हैं, यहाँ पे दोनों के पार्शियल प्रेशर जो है वो सेम होंगे। दैट इज़ ऑक्सीजन का जो ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है वही टिश्यू में है, क्योंकि टिश्यू से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है कहाँ की ओर, ब्लड की ओर। देखो टिश्यू में क्या होना चाहिए, टिश्यू में ओब्वियसली ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा और ऑक्सीजन जो ब्लड में है वो टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है। सो ओब्वियसली टिश्यू में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ 40 to 45। सेम इज़ फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कुछ भी करके आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ओब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और कितना होता है, दैट इज़ 95, और एल्वियोलाई की लेवल पे 104। देखो मैं आपको पहले ही बोलूँ कि टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो सेम होता है। अब एल्वियोलाई और ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी सेम होना चाहिए ओब्वियसली। अगर हम मतलब सिमेट्री मैकेनिज्म के हिसाब से जाए, टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम कंपोजिशन होनी चाहिए और एल्वियोलाई एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम होना चाहिए था। बट व्हाट इज़ द मैटर इज़ दैट देयर आर फिजियोलॉजिकल शंट्स प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ लंग्स, जो आप अगेन फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। और उन शंट्स की वजह से क्या होगा, सम पार्ट ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट गेट ऑक्सीजनेटेड। उसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज़ स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द एल्वियोलाई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो सेम होता है। देखो आपको याद रखना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है लंग्स की लेवल पे कम होगा। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या तो ये 40 होता है या तो ये 45 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। 40 कब होगा, 40 होगा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। कहाँ पे कम होता है, एक तो लंग एल्वियोलाई की लेवल पे होता है और दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है। और 45 जो इसका लेवल है, जो अपर लिमिट है, 45 कहाँ पे होता है,
जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो कहाँ पे होता है, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और दूसरा टिश्यू में, ठीक है। सो 40 एंड 45 यही इसके दो लिमिट्स हैं। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे कम कहाँ पे होता है, सबसे कम ये होता है एक तो टिश्यू में, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कितना 40, और एल्वियोलाई की लेवल पे 104 इसका पार्शियल प्रेशर होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95। सो ऐसे करके मतलब थोड़ा ट्रिकी बना के इसको, सो दैट आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको, आपको ये मग अप ना करने पड़े ये चीज़ें, आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझ आए कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए कहाँ पे कम होना चाहिए। सो उस हिसाब से आप ये याद रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। इस डायग्राम में भी ऐसे ही दिखाया गया है, देखो यहाँ से आ गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय रेड। ये आ गया हमारे राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल, वहाँ से चला गया लंग्स में, लंग्स में देखो एल्वियोला में देखो PO2 और PCO2, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, एल्वियोला में ऑक्सीजन आ गया ब्लड में। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो यहाँ टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन अंदर चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, ठीक है। सो अब ये जो लाइन्स हैं एंड में ये बोलता है द गिवन डाटा क्लियरली इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड। देखो एल्वियोलाई से ब्लड दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, दैट इज ऑक्सीजन अब कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, ठीक है। सो चला गया ना ऐसे, यही ये बोल रहा है। एंड ब्लड टू टिश्यू, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ज़्यादा टिश्यू में भी कम, सो यहाँ से भी ऑक्सीजन चला जाएगा यहाँ की तरफ, ठीक है। अब देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है ना कार्बन डाइऑक्साइड देन दैट ऑफ एल्वियोलाई, सो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वियोलाई। एंड एट द लेवल ऑफ टिश्यू में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देन दैट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आएगा यहाँ की ओर। सो ऊपर वाले एरोज जो हैं दे आर फॉर O2 और नीचे वाले फॉर CO2, ये दो लाइन्स में यही लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ carbon dioxide that diffuses through a diffusing membrane per unit difference in the partial pressure is much higher as compared to that of O2। आया समझ आपको? देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो solubility of carbon dioxide that is 20 to 25 times that of solubility of oxygen। so solubility of carbon dioxide बहुत ज़्यादा है than that of oxygen, जिसकी वजह से the diffusing capacity of carbon dioxide is much higher than that of solubility than diffusing capacity of oxygen। so ये आपको as such objective आ सकता है कि solubility पे ही solubility of what is called as solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher, ठीक है। ये मत लिख देना, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे वो आपको देगा that the diffusing capacity of carbon dioxide is dash times हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आप लिख दो कि 20 to 25 टाइम्स, नो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर, द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज हायर, बट दैट इज़ नॉट 20 to 25 टाइम्स। देखो ऐसे ही पढ़नी होती है NCERT की लाइन, सो दैट आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करेक्ट हो। सॉल्युबिलिटी है 20 to 25 टाइम्स, बट द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज़ मच हायर बट नॉट 20 to 25 टाइम्स। सॉल्युबिलिटी कुछ डिफरेंट चीज़ है और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। अब हम डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन को इसने यहाँ पे डिस्कस किया है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। कौन कौन सा हमने अभी देखा, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई देखा, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, द बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट, ठीक है। सो ये हमने अभी देखा ना सराउंडिंग। सो ये सारी लाइंस जो है ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दी थी। हाउएवर इट इज़ टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर, ये भी अभी हमने बोला था है ना, मच लेस देन ए मिलीमीटर। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स, जो भी ये फैक्टर्स हैं दे आर फेवरेबल फॉर
डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। आया समझ आपको? सो ये कंप्लीट करता है हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का। मतलब मैंने आपको समझाया जितना समझना था, जो भी हमने हाईलाइट करवाए पॉइंट्स इसी में से आएंगे। इसके बाद आप जो भी NCERT आप पढ़ोगे ना, मतलब जब आप ये लेक्चर देखोगे इसके बाद आप एक काम करना, जो PDF था वो बायो का जो मेरे चैनल पे हैं, सो उसमें आप देखना क्वेश्चंस ऐसे ही निकाले हुए हैं लाइन्स से, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स दे आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे आएंगे जल्दी से, फटाफट से। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में क्या आपको देखना है, हमको कौन से गैसेस ट्रांसपोर्ट करने हैं। एक तो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है हमारे पास ऑक्सीजन। मैं आपको पहली ओवरव्यू दूंगा सो दैट ये थ्योरी आपके लिए बहुत आसान हो जाए बाद में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट दोनों को ब्लड ही करेगा, ऑब्वियसली ब्लड ट्रांसपोर्टेड है ना। देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 97% is transported by hemoglobin in the RBCs, hemoglobin in the RBCs as oxyhemoglobin, ठीक है। और रिमेनिंग 3% जो है दैट इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ये हो गया किसका? ऑक्सीजन का। एंड वन मोर थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, दैट एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ oxygenated blood delivers 5 ml oxygen to tissue, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम देखेंगे सारा मैकेनिज्म। अब कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का आप याद रखना अप्रोक्सीमेटली 25%। ये कौन ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन इन द RBCs एज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके बाद 70% एज बाइकार्बोनेट इन द प्लाज्मा, ठीक है। और जो रिमेनिंग 3 to 5% रह गया दैट इज डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, और यहाँ पे भी आपको याद रखना है दैट एवरी 100 ml deoxygenated blood delivers 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई। ऑब्वियसली इसको एल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड देना है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू को ऑक्सीजन देना है। सो ये था ओवरव्यू इसका, और इसके बाद हमें थ्योरी पढ़ेंगे। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो वो छोड़ो आप। अब इसके बाद देखते हैं हम मैकेनिज्म, ठीक है। देखो एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई होता क्या है? एल्वियोलाई जो होता है, एल्वियोलाई के लेवल पे क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन टू गिव ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीहीमोग्लोबिन तो बन गया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैन ब्रेक इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन आल्सो, ठीक है। अब ये तो जनरल है, ये जनरल, इट इज़ नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, बट एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई के लेवल पे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं फॉर अटैचिंग ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। विच फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एसोसिएशन? पहली बात हाई PO2, दूसरी बात लो PCO2, लो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर। ये फैक्टर्स होते हैं इंक्रीज HbO2 एसोसिएशन, ठीक है। और ये फैक्टर्स जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। नाउ एट द लेवल ऑफ टिश्यू, एट टिश्यू लेवल, एट टिश्यू लेवल पे क्या होता है? वहाँ पे होता है लो PO2, हाई PCO2, हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। सो ये फैक्टर्स क्या करते हैं? डिक्रीज HbO2 बाइंडिंग, देयरफॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, तब जाके आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो समझ में आएगा, तब जाके आपको बोहर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, आपको नाम याद नहीं, वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे खामा खा।
तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एसोसिएशन के लिए ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, जो क्या बोलते हैं एसिडिक पीएच नहीं होना चाहिए, पीएच थोड़ा अच्छा होना चाहिए बेसिक, और जो टेम्परेचर है टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। और ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं? एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। और एट द लेवल ऑफ टिश्यू ऑब्वियसली वहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट होते हैं। ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, इसकी थ्योरी अब हम पढ़ेंगे। ये बिल्कुल आपको अब हलवा लगेगा। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में आपको पढ़ना, देखो ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBCs as hemoglobin. The remaining 3% is carried out dissolved state through the plasma. ठीक है। अब 20 to 25% of carbon dioxide transported by RBCs as carb amino hemoglobin, while as 70% is carried out as bicarbonate. This 7% जो मैंने 3 to 5%, that is actually 7% is carried आउट बाई डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। सो ये थ्योरी सारी हमने आपको इस चार्ट में करा दी, ठीक है ना। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमको पढ़ना है। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन RBCs. ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे मैंने आपको बोला था रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, रिवर्सिबल मैनर। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू मैक्सिमम ऑफ 4, ये याद रखना, मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड टू 1 molecule of hemoglobin. ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया है, that 1 molecule of hemoglobin can bind to how many molecules of oxygen, that is 4. Binding of oxygen to hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen. So ये वाला फैक्टर जो है ना, that partial pressure of oxygen, this is the primary factor. So ये वाला जो है ना, this is the primary factor. प्राइमरी फैक्टर। जो बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, दे आर सेकेंडरी, बट प्राइमरीली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें अभी पिकनिक जाना है, सो प्राइमरी डिटर्मिनेंट क्या होगा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अभी फ्री होंगे, उनका टाइम होगा, वो अवेलेबल होंगे, दैट इज़ द प्राइमरी थिंग। फिर सेकेंडरी थिंग पैसे, गाड़ी करना, बाकी चीज़ वो सेकेंडरी में आते हैं, लेकिन प्राइमरी वो अभी अवेलेबल होने चाहिए। सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन होता है, दैट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन। जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं, PCO2, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, कार्बन टेम्परेचर, दे आर सेकेंडरी, ठीक है। सो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट द primarily related primary factor for oxygen and hemoglobin association is partial pressure of O2. So यहाँ पे PO2 primary factor for HbO2, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, दे आर अदर फैक्टर्स दैट कैन इंटरफेयर दिस बाइंडिंग। अब देखो व्हेन वी प्लॉट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो हमें वहाँ से कर्व मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। एंड व्हेन वी प्लॉट दिस वी गेट अ सिग्मोइड कर्व। ये याद रखना, सिग्मोइड होता है, एस शेप्ड। देखो यहाँ पे आपने थोड़े से कंसेप्ट्स क्लियर कर लो, क्योंकि देखो आपको आगे जाके भी यही पढ़ना है, सिर्फ ये एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा। इवन जो हमारे रिसेंट एग्जाम्स थे कॉलेज में स्टैंडअप्स, तो वहाँ पे रेस्पिरेशन चैप्टर में से सिर्फ आया था ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो, यही बनाना था, बिल्कुल यही बनाना था, ये थ्योरी लिखनी थी, बट थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करना था, लाइक ये सिग्मोइड नेचर क्यों होता है, हीम इंटरेक्शन वगैरह, वो आप तब आपको इजी लगेगा फर्स्ट ईयर में, जब आपने यहाँ पे एटलीस्ट ये पता होगा कि सिग्मोइड कर्व होता है, फैक्टर्स विच फेवर द ऑक्सीजन बाइंडिंग, फैक्टर्स विच काज डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंपाउंड, है ना। सो क्या है, व्हेन वी प्लॉट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है विद दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इट इज़ अ सिग्मोइड कर्व, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, देखो व्हेन वी इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है,
आप इस करो से देख सकते हो, व्हेन वी इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आल्सो इंक्रीजेस, दैट इज द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद दैट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, बट एट अ सर्टेन लेवल इट गेट सैचुरेटेड, है ना। यहाँ से अगर हम अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज भी कर रहे हैं बट परसेंटेज सैचुरेशन नॉट इफेक्टेड, ये मत इंक्रीज होती हैं। वाई? क्योंकि 100% सैचुरेशन हो गई हीमोग्लोबिन की, मतलब जितना भी ऑक्सीजन बाइंड कर सकता था हीमोग्लोबिन से, जितना भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, दैट इज ऑलरेडी कैरिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो अब अगर हम जैसे एंजाइम एक्टिविटी में आपने देखा होगा, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट बियॉन्ड द लेवल, that does not increase the rate of reaction. Why? Because there occurs saturation of the enzyme. Similarly here occurs saturation of the hemoglobin. और याद रखना it is sigmoid. देखो यही इसने इस पैरा में बोला है, ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड, सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2. दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व and is highly useful in studying the factors like PO2, H positive concentration etc. So इनका इफेक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, इनको इनकी इफेक्ट को स्टडी करने के लिए ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, अब हम देखेंगे इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है, हाई PO2 होता है, लो PCO2 होता है, लेसर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर, जो मैंने अभी बोला। सो दे आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी बोला ना मैंने यहाँ पे आपको। वायर एज ए टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू पे होता है लो PO2, हाई PCO2, हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, दीज कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। आया समझ? यही मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस ऑब्वियसली एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यू लेवल। और ये भी मैंने आपको बोला, ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आपको बोला था 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद आएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड पे आपको पता है दो मेजर रूट्स है। जो प्लाज्मा डिसोसिएशन है ना ऑक्सीजन की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बहुत माइनर होती है। ऑक्सीजन में सिर्फ 3% होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड में 7% होता है। लेकिन मेजर हमको पढ़ना है ना, हमको जो ऑक्सीजन में था मेजर था ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, किस में, ऑक्सीजन में। बट इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव 2 मेजर मैकेनिज्म्स। पहला है हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और दूसरा क्या है, दूसरा है डिसॉल्व्ड स्टेट एज बाइकार्बोनेट, नॉट डिसॉल्व्ड स्टेट, इट इज़ द बाइकार्बोनेट। ठीक है, सो अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आप याद रखोगे दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। देखो कभी कभार बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज कैरियड बाई हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरियड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, दैट इज अबाउट 20 to 25%। नाउ द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लाइक दैट ऑफ PO2 इन केस ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है जो कि मैक्सिमम टाइम स्किप हो जाती है दिमाग से, दैट वहाँ पे क्या था प्राइमरी फैक्टर, कहाँ पे, in case of oxygen binding with the hemoglobin, what was the primary factor? The primary factor was PO2. But in case of binding of carbon dioxide with that of hemoglobin, the primary factor is also PO2. क्या primary factor is also PO2? देखो PO2 is the major factor, PO2 is the major factor which could affect this binding. देखो यार PO2 तो एक तो अपने काम में भी टांग अड़ाता है और दूसरों के काम में भी टांग अड़ाता है। दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, दैट वहाँ पे भी मेजर फैक्टर कौन है, PO2 ही। व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो इन द टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड occurs, while as when the PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from carbaminohemoglobin takes place. So ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। That is carbon dioxide which is bound to hemoglobin from tissue is delivered at the alveoli. Obviously, now यहाँ से आपको एक और ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना है। RBC contains a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase. आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कि कार्बनिक एनहाइड्रेस ऐसा एंजाइम होता है जिसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है,
इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के कार्बनिक एसिड बनाना इन द आरबीसीज। सो इसका हाई कंसंट्रेशन होता है आरबीसीज में और कुछ अमाउंट होता है, माइन्यूट क्वांटिटीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कार्बनिक एनहाइड्रेट्स की। और दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना देता है कार्बनिक एसिड और कार्बनिक एसिड का डिसोसिएशन इनटू बाइकार्बोनेट एंड H पॉजिटिव। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। अब देखो एट टिश्यू लेवल, जब टिश्यू लेवल पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ऑब्वियसली ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, वो डिफ्यूज होता है ब्लड में। ब्लड में क्या क्या है, आरबीसी और क्या है, प्लाज्मा है, इनटू द ब्लड आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड H पॉजिटिव। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आया बाहर, ब्लड में ये वाटर के साथ मिला, वाटर के साथ मिलके कार्बनिक एनहाइड्रेट्स की वजह से कार्बनिक एसिड बना दिया और बाइकार्बनिक एसिड कार्बनिक एसिड डिसोसिएट हो गया इनटू बाइकार्बोनेट एंड H पॉजिटिव। नाउ हो गया ना बाइकार्बोनेट एंड H पॉजिटिव। सो ब्लड में हमारे पास अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट। एट एल्वियोलर साइट वेयर PCO2 इज लो द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज बाय एल्वियोलर लेवल पे क्या होता है, H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव मिलता है, वो बनाता है HCO3 और H2CO3 से बनता है CO2 प्लस H2O। सो ये होती है ये वाली रिएक्शन जो है ना, जो इस डायरेक्शन में है, इट आकर्स टिश्यू लेवल। और ये जो है ना रिवर्स की डायरेक्शन आकर्स द एल्वियोलाई, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दैट इज ट्रैप्ड, ठीक है, बाय द एल्वियोलाई एंड एक्सपेल्ड आउट। दस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई एंड रिलीज्ड आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये लाइन भी मैंने आपको बोली है कि ईच 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई। देखो ये ठीक है। अब हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी देख लिया, हमने पूरा मैकेनिज्म देख लिया, कैसे क्या होता है, बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, कार्बोमोनो हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो हर कोई सिस्टम जो होता है दैट इज़ रेगुलेटेड बाय वन और अदर सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल देखो हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन वाई द ब्रेन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द बॉडी, इट कंट्रोल्स द बॉडी। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम जो हमारे अंदर होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वेस्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। सो ब्रेन हैज़ इट influence on the body on the various systems to control them। ठीक है, सिमिलरली जो सिस्टम रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सिस्टम। एंड देखो फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मली हमको सप्लाई करा रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। ठीक है, नो फॉर एग्जांपल हमें कोई एक्सरसाइज करनी है, सो एक्सरसाइज में क्या होता है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसको बाहर फेंकना है। सो तब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेट करना है ना, उसको मॉडरेट करना है। वो मॉडरेशन कौन करता है, वो मॉडरेशन करता है यही रेगुलेटरी सिस्टम जो बॉडी के होते हैं, वही मॉडरेट करते हैं। ठीक है, सो देखो ह्यूमन बींग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम। हमें एबिलिटी है टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। अभी बोला अगर एक्सरसाइज में कुछ हमें ज़्यादा चाहिए तब ये रेगुलेटरी सिस्टम्स इन फंक्शन आते हैं। सो दिस इज़ डन बाय न्यूरल सिस्टम। सो ऑब्वियसली न्यूरल सिस्टम हमारे अंदर जो होता है वो हमें रेगुलेट करता है। इसमें हमको सबसे पहले मैं बता दूं दैट जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, दैट इज़ जो रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सिस्टम होता है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये प्रेजेंट होता है मेडुला में। मेडुला इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, सो ये जो है ये रिदम मेंटेन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिदम। और पोन्स जो होता है, पोन्स विच इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, दैट हैज़ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है, इट रेगुलेट्स दिस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल्स भेजता है सो दैट इट मॉडरेट्स, इट रेगुलेट्स द रिदम। थ्योरी में आते हैं स्पेशलाइज्ड सेंटर इन द मेडुला। मेडुला में जो है, मेडुला में एक स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ना, इट इज़ द प्राइमरी सेंटर। ठीक है,
Another center present in the ponus region of brain called a pneumotaxic center. This moderates the function of respiratory rhythm center. So ये जो pneumotaxic center होता है, it moderates the respiratory rhythm center. ठीक है. Now neural signals from this center, that is neural signals from this ponus reduces the duration of inspiration and therefore alter the respiratory rate. So pneumotaxic center क्या करता है, देखो इसके signals they reduce the duration of inspiration and alter respiratory rate. ठीक है, pneumotaxic सेंटर का काम होता है. सो ये मेन 2 सेंटर्स होते हैं. देखो मेन 2 सेंटर्स हो गए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड दूसरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पोनस. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उसके बाजू में होता है कीमोसेंसिटिव एरिया. कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया का काम होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाती है. कीमोसेंसिटिव एरिया सेंसेस द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+. सो जब ये ज़्यादा हो गई ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है सो दैट रेस्पिरेटरी रिदम जो है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ दे आर एक्सपेल्ड आउट. ठीक है. सिमिलरली इन देयर आर कीमोरिसेप्टर्स इन द आर्च ऑफ आयोटा एंड कैरोटिड बॉडी. ठीक है. कैरोटिड बॉडी, आर्च ऑफ आयोटा आप पढ़ोगे. कैरोटिड बॉडी जो है दे इट्स प्रेजेंट इन द कैरोटिड आर्टरी इन द नेक एंड द आर्च ऑफ आयोटा इट्स अ पार्ट ऑफ आयोटा. वहाँ पे कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि आल्सो सेंस करते हैं द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+. सो जब उन्होंने ये सेंस किया वो फिर से सिग्नल देते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला में है उसको, वो फिर से रेस्पिरेटरी चेंजेस करता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ दे आर एक्सपेल्ड आउट. सो दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. बट मेनली आपको याद रखना है कौन कौन सा, एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पोन्स. ठीक है. chemosensitive area, देखो a chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. Increase in these substances can activate the center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process by which these substances are eliminated. ठीक है. यही मैंने आपको अभी बोला. Receptors associated with aortic arch and carotid artery can also recognize changes in the CO2 and H+ concentration and send signals to the rhythm center for remedial actions. ठीक है. ये मैंने आपको अभी बोला ना, chemosensitive area और the chemoreceptors in the aortic arch and carotid artery. अब आपने देख लिया कि अपार्ट फ्रॉम द मेन सेंटर दैट इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग फॉर मेंटेनिंग द रिदम. ठीक है. फॉर डिटरमाइनिंग द चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी रिदम. आपने ऑक्सीजन का मतलब रोल ही नहीं देखा कहीं पे. देयरफॉर दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दैट द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. ये तो लगता है कि ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट होना मतलब इन द फर्स्ट को कि नहीं ऑक्सीजन ही हमें मेन लगता है पहले से ही. सो अगर आपको विदाउट रीडिंग द NCERT in this manner, if you go in the exam and you get a question that which of the following has an insignificant role in regulation of the respiration, फिर आपको देंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H+. ऑब्वियसली आपके दिमाग में उन तीनों में से कोई आएगा, ऑक्सीजन आएगा ही नहीं. आप बोलोगे नहीं ऑक्सीजन का होना ही चाहिए. बट यहाँ पे देखो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी तक जितना भी हमने किया मतलब चैप्टर तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट. अब हम क्या, अब हम इसके कुछ डिजीज़ पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि एग्ज़ाम में आते हैं. सबसे पहले एज़मा, जिसको हम कश्मीरी में अस्थमा बोलते हैं. एज़मा क्या है, देखो ये है ब्रोंकिया ब्रोंकियोल, ये इसका ल्यूमेन है. ठीक है. अब एज़मा में क्या होता है, एज़मा में इसकी इन्फ्लेमेशन होती है. इन्फ्लेमेशन इतनी होती है कि जो ल्यूमन था ना, इसका ल्यूमन था ना, ये ल्यूमन नैरो हो जाता है. ल्यूमन नैरो होने की वजह से क्या होता है, एक तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है ऑब्वियसली, और देयर इज़ वीजिंग क्योंकि ल्यूमन कम हो गया. सो जब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वीजिंग होगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियोल, दिस इज कॉल्ड एज एज़मा.
हो गया एज़मा ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आते हैं एम्फीसीमा पे। देखो ये है एल्वियोलाई हमारा, ठीक है, ये एल्वियोलर वाल है। अब एल्वियोलर वाल डैमेज होता है किसी चीज़ की वजह से, बट ये जो डैमेज है ना ये एक्यूट नहीं है। एक्यूट मतलब नॉट एक्यूट मतलब ये सडनली नहीं होता, बट इट इज़ क्रॉनिक मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट डेवलप्स। हमारी जो डिजीज़ होती हैं उनको दो क्लास में हम क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट हो गया जो सडनली होता है, क्रॉनिक हो गया जिसको होने में कुछ टाइम लगता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो एम्फीसीमा इज़ ए क्रॉनिक डिसऑर्डर। देखो क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वाल गेट्स डैमेज्ड ड्यू टू विच, जब ये डैमेज हो गया ना, द रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज्ड, ऑब्वियसली है ना, रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज्ड। और वन ऑफ द मेजर काज इसका क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, जो कि कॉमन है, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग एम्फीसीमा का। और एज़मा में क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग काजिंग वेजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल। सो आया समझ आपको, एज़मा में क्या हुआ, ये देखो ल्यूमेन कम हो गया, और एम्फीसीमा में क्या हुआ, एल्वियोलर वाल जो है वो डैमेज हो गया, एंड इट इज़ क्रॉनिक, इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है। अगर मतलब थोड़ा गंदा पेपर डालना होगा ना, हम सबको पता है एज़मा क्या है, एम्फीसीमा क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम एक वो क्या है, बट आपको ये स्किप हो गया कि जो एम्फीसीमा है, एम्फीसीमा क्रॉनिक है। देखो फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे याद रखना, ये क्रॉनिक है कि सिगरेट स्मोकिंग, एक सिगरेट पीने से तो किसी को अभी तक एम्फीसीमा नहीं हुआ। एम्फीसीमा उनको होता है जिन्होंने सिगरेट पिए होते हैं ओवर द ईयर्स, उनको फिर निकलता है एम्फीसीमा। सो इट्स अ क्रॉनिक नॉट एक्यूट, ठीक है। अब आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब फॉर एग्जांपल कोई इंसान वो कोल माइंस में काम करता है, ठीक है, ही इनहेल्स द फ्यूम्स कंटिन्यूसली, सो ड्यू टू द लॉन्ग एक्सपोजर टू दैट फ्यूम्स देयर ऑकर्स फिब्रोसिस, देयर ऑकर्स प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू इन द लंग्स, ड्यू टू द लंग्स गेट हार्डन, और उसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है। सो ऐसे जो डिजीज़ होती हैं विच आर ऑकर ड्यू टू ऑक्यूपेशन, दिस इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। देखो इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, especially those involving grinding of stones, grinding or stone breaking, so much of dust is produced, the defense mechanism of body cannot fully cope up with the situation. The long exposure to can give rise to inflammation leading to the fibrosis, and thus causing serious lung damage. Workers in such industry should wear protective masks. देखो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ने के बाद तो आपको लगेगा ये तो कॉमन सी चीज़ है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन देखो जब एग्जामिनर गंदा होता है वो क्या क्वेश्चन डालता है, वो डालेगा द डिजीज़ विच डिजीज़ आर काज्ड व्हेन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, और मैंने ये क्वेश्चन देखा है किसी टेस्ट सीरीज़ में, कैनॉट फुली कोप विद द सिचुएशन, और मैंने गलत किया था, मुझे समझ नहीं आया था। द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी इज़ द बॉडी कैनॉट फुली कोप अप विद द सिचुएशन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। समझ में आया। और ऑब्वियसली उनको फेस मास्क पहननी चाहिए, और इस एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से फिब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। सो लंग डैमेज हो जाता है। उसके बाद देयरफॉर हमने ये चैप्टर ख़त्म किया, और हमने इसको इन अ बेटर वे, इट वाज आई थिंक ए बेटर एक्सपीरियंस दैन दैट ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है मैकेनिज़म्स बहुत सारे थे, अच्छे अच्छे मैकेनिज़म्स थे। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और आपके लिए अच्छा फ्रूटफुल रहेगा, एंड इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली मैं आपको 100% चैलेंज करता हूँ कि जितना आपने हाईलाइट किया, अगर आप इसको याद रखोगे, जहाँ जहाँ पे मैकेनिज़्म था उसको समझने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन किसी भी वर्स्ट पेपर आए, कितना भी ट्रिकी वो डालना तो एनसीईआरटी में से आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने उसी तरीके से इसको पढ़ा। सो बेस्ट ऑफ लक, और अपना 100% देते रहो। सो